हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद निर्भय यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो लगभग हर वर्ष हर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, आज उसको पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए और आइए हम लोग बिना देर किए सीखते हैं इस सवाल को। सवाल हमारा है, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमको दर्शाना है, सिद्ध करके बताना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज आप बहुत पहले से भी जानते हैं कि √2, √3, √5, √11, √7 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, आइए सिद्ध करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जो जिस भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, इसमें हम विरोधाभास की स्थिति लाते हैं। यानी हम दिखाते हैं, मानते हैं कि वो जो अपरिमेय संख्या दिया गया है वह परिमेय संख्या है, और लास्ट में हम कंट्राडिक्शन दिखा देते हैं, यानी विरोधाभास, कि जो चीज हम मानकर चले थे वह क्या है? गलत है। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमको दिखाना क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानेंगे क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, और लास्ट में हम विरोधाभास दिखा देंगे कि हम जो माने हैं वह क्या है? गलत है। तो अगर परिमेय संख्या माने हैं वह गलत है तो सही क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए, माना कड़ी में 2 यानी √2 एक परिमेय संख्या है तथा P और Q एक पूर्णांक है जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, और P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। आ रही है बात समझ में? सह अभाज्य संख्याओं का मतलब समझ रहे हैं आप? सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसे संख्याओं का युग्म जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर हम इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हम कड़ी में 2 को क्या लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, और इन P और Q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। यानी P बटा Q क्या है? परिमेय संख्या है। और अगर यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर हम कड़ी में 2 लिख देंगे, यानी कड़ी में 2 भी क्या हो गया? एक परिमेय संख्या होगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसका हम गुणा करते हैं, क्रिया गुणा करते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कड़ी में 2Q हो जाएगा। यहां तक आप समझ रहे हैं? क्योंकि यह P इधर है तो आप इसके पक्षों को अदल बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? P² बराबर 2Q² हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब देखिए, यहां से हम क्या करते हैं, अगर P² बटा 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर Q²। यह समीकरण देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि P² में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो कितने बार में भाग दे रहे हैं? Q² बार में। यानी इसका भागफल कितना आ रहा है? Q²। यहां हम लिखेंगे, चूंकि 2 P² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अतः 2, यहां से लिखते हैं, अतः 2 P को भी विभाजित करेगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? तो देखिए, अगर कोई संख्या है, कोई भी आप संख्या ले लें, अगर वह संख्या किसी दूसरी संख्या के वर्ग को अगर विभाजित कर रही है तो वही संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 से हम भाग दे रहे हैं 4 के वर्ग में, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 बटा 2, 8 बार में भाग चला जाएगा ना। तो अगर 2 4 के वर्ग को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 4 को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। समझ रहे हैं? यह एक परिमेय है कि यदि किसी संख्या के वर्ग को कोई संख्या विभाजित कर रही है तो उस संख्या को भी वह संख्या क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो अगर P² को 2 विभाजित कर रहा है कितने बार में? Q² बार में, अतः 2 जो है P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो चूंकि P² को विभाजित कर रहा है तो कोसेंट यानी भागफल आ रहा है Q², तो P को विभाजित करेगा तो कुछ भागफल आएगा ना। तो हम उसको मान लेंगे P बटा 2 इज इक्वल टू C। क्या मान लेंगे? C। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? P बराबर 2 और 3 गुणा करेंगे तो 2 में C का गुणा हो जाएगा, P बराबर 2C। अब देखिए, इस P के मान को हम किस में रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे।
ठीक है, यहां से खींच लेते हैं। आइए यहां लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखते हैं। तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P की जगह 2C रखेंगे, तो 2C का होल स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। यही है, सॉल्व करिए। 4C स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी 2C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, यानी C स्क्वायर बराबर क्या हो गया, Q स्क्वायर बाई 2। अब देखिए जो चीज हम यहां सीखे थे, जो प्रमेय का प्रयोग यहां किए थे, वही प्रमेय का प्रयोग यहां भी करेंगे। चूंकि 2 जो है Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कितने बार में, C स्क्वायर बार में लिखेंगे। चूंकि 2 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 2 Q को भी विभाजित करेगा, अतः 2 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यही 2 यहां P को भी विभाजित कर रहा है और यही 2 यहां Q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या हुआ, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हम ऊपर क्या माने थे कि वह सहअभाज्य, यानी P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहां हम दिखा दिए कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, इसका मतलब P और Q सहअभाज्य नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 2 P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसलिए P और Q सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। अब देखिए हम क्या माने थे कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, और यहां हम दिखा दिए कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब हम जो माने थे कि यह सहअभाज्य है, वह क्या हो गया, गलत हो गया। तो हो गया, इसलिए P और Q क्या है, सहअभाज्य नहीं है। अतः हमारा मानना कि कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, विरोधाभास को दिखाता है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत आसान है, लिख लीजिए। और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल यह सब पूछा जाता है, यह प्रश्न, यह सेम प्रश्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 2 की जगह 3 कर देगा, 5 कर देगा, 7 कर देगा, 11 कर देगा, 13 कर देगा। ठीक है, सबका प्रोसेस क्या है, सेम है। आइए अब इसी में हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं उसी तरह का। दर्शाइए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोग क्या दर्शाए हैं, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही प्रोसेस है, मान लेंगे, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब देखिए, जब परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसको हम P बट्टा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हम इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हम अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 बराबर P बट्टा Q, जहां लिख लेंगे, यहां जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं होने का मतलब है कि उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, त्रिया गुणा करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका P बराबर √5Q, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। यहां से हम P स्क्वायर बट्टा 5 बराबर Q स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां क्या मतलब हुआ इसका,
हम देख रहे हैं कि पी स्क्वायर में अगर हम 5 का भाग दे रहे हैं तो कितने बार में भाग जा रहा है, क्यू स्क्वायर में। यानी 5 जो है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यही लिखेंगे, चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और हमको पता है कि अगर किसी संख्या के वर्ग को अगर कोई संख्या विभाजित करती है तो उस संख्या को भी वह संख्या विभाजित करती है। यानी अगर पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब पी को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। यह पहले से सिद्ध है। तो अतः 5 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। जब पी 5 पी को विभाजित करेगा तो कुछ तो भागफल होगा। तो मान लेंगे P बट्टा 5 बराबर R, यानी R बार में विभाजित कर रहा है। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा P इज इक्वल टू 5R। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब इस समीकरण 1 से P का मान, समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए मान, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P की जगह रखिए 5R, P की जगह रखेंगे 5R, तो क्या हो जाएगा 5R का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर 5Q स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या लिख देंगे 25R स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी यहां हम इसको लिख सकते हैं। आइए यहां लिखते हैं, यहां कहीं नहीं दिखेगा, यहां लिखते हैं। तो 5R स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। यानी यहां से R स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5। अब आप देख सकते हैं फिर यहां पर अगर 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कितने बार में, R स्क्वायर में, तो यही 5 इस क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। फिर यही लिखेंगे क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। आ रहा है बात समझ में। अगर यही 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका मतलब हुआ कि 5 पी को भी विभाजित कर रहा है और यही 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 5 जो है पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसलिए 5 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब इससे क्या क्लियर हो गया कि 5 जो है पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हमको पता है कि सहभाज्य संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो हम लोग ऊपर क्या माने, पी और क्यू सहभाज्य, यानी उसका कोई गुणनखंड नहीं है, और यहां हम दिखा रहे हैं कि उसका गुणनखंड है। इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। और जो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इसका मतलब मेरा मानना क्या है, गलत है। यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। अतः करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम यहां ऊपर क्या माने थे, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहां हम दिखा दिए कि जो हम माने थे वह क्या है, गलत है। यानी हम मानकर चले थे कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहां सिद्ध हो रहा है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट छपते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।